विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन आज मानव अधिवास का वर्गीकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेटलमेंट ज्योग्राफी का अधिवास भूगोल का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट स्लेट के लिए, MA प्रीवियस फाइनल के लिए और BA फाइनल के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव अधिवास। मानव अधिवास का वर्गीकरण। तो मानव अधिवास है को प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास क्या होता है? ग्रामीण बस्तियां हैं। ग्रामीण अधिवासों को अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर करती है, जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, वनों से प्राप्त पदार्थों को संग्रहित करना आदि। ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि के विदोहन पर आधारित होते हैं। ग्रामीण अधिवास को पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है, इसलिए यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ तथा मानवीय मूल्यों में प्रभाव पाया जाता है। सामाजिक मूल्य हितों को मनुष्य व्यक्तिगत मूल्यों के ऊपर मानता है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी में आगे ग्रामीण अधिवास के प्रकार, मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को ग्रामीण अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार के लिए भौतिक लक्षण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, जाति, धर्म एवं सुरक्षा आदि अनेक कारक उत्तरदायी हैं। सामान्यतः ग्रामीण अधिवास को निम्नलिखित 4 प्रकारों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। पहला है सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा प्रकीर्ण एवं एकाकी अधिवास, तीसरा मिश्रित अधिवास, चौथा अपखंडित अधिवास या पल्लित अधिवास। इसमें पहला अपन जहाँ शुरू करते हैं सघन अधिवास या गुच्छित अधिवास। इस ग्रामीण अधिवास को पुंजित, सहत, सकेंद्रित, सकुलित आदि नाम से जाना जाता है। सघन अधिवास उपजाऊ मैदानी भागों, समतल तथा पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जिसमें आवास गृह पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव सघन बसा हुआ होता है। आसानी से पहुंच के लिए इनके साथ सड़कों का निर्माण होता है। आवास के साथ साथ विद्यालय, सामाजिक और धार्मिक स्थल भी पास पास में बने होते हैं। सघन अधिवास या गुच्छित अधिवास की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाह्य बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर बसाए होते हैं। सभी आवास पास पास बने होते हैं। सभी आवास एक स्थान पर केंद्रित होते हैं एवं बाहरी आक्रमण का मिलकर मुकाबला होता है। सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। इस आवास में जो संख्या है, आवासीय संख्या 50 से 60 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। इसकी जनसंख्या उपलब्ध साधनों के आधार पर 500 से लेकर 1000 या इससे भी अधिक हो सकती है। मुख्य रूप से जो सघन आवास हैं, जिनको एकत्रित आवास भी कहते हैं, अभिकेंद्रित आवास भी कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ये आवासीय क्षेत्र जहां मानव निर्मित गृह एक जगह समूह के रूप में पाए जाते हैं, सकेंद्रित या सघन ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। गांव एक सघन अधिवास का उदाहरण माना जाता है। गांव के कृषक, लोहार, बढ़ई आदि कई जातियों के घर पास पास में एक दूसरे से सटे हुए स्थित होते हैं। अधिकतर अधिवास सघन अधिवास कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के द्योतक माने जाते हैं। अधिकतर केंद्रीय अधिवास नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ
रहने वाले कृषक स्थायी रूप से समूह में एक स्थान पर विशेष में अपनी बस्तियां बनाकर रहते हैं और दिन में अपने अपने खेतों में कार्य करने के लिए चले जाते हैं। प्राचीन सभ्यता भी नदी घाटी में निवास करने वाले आदिवासियों के प्रकार भी सघन ही थे। अतः सघन बस्तियों के विकास पर प्राकृतिक व सांस्कृतिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, बाहरी आक्रमण की रक्षा के दृष्टिकोण से समूह में रहा करते थे। अधिक आवश्यकता समझते थे। इस कारण सघन बस्ती आवास का उद्भव और विकास हुआ। वर्तमान काल में सघन जंगल पाए जाते हैं। वहाँ मानव जंगली जानवरों के भय के कारण एक जगह पर एकत्रित रूप से घर बनाकर रहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मों एवं सामाजिक रीति रिवाजों के कारण एवं परंपराओं और अंधविश्वासों के कारण भी कई परिवार एक जगह समूह में रहते हैं। जंगलों में निवास करने वाले, समुद्र तटों में मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी सघन अधिवास में रहते हैं। अतः शिकार एवं मत्स्य पालन व्यवसाय के कारण भी सघन अधिवासों का उद्भव हुआ। विश्व में विभिन्न नदी घाटियों में जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, हांगहो, यांसी टिकांग, मिसिसिपी, अमेजन, कांगो, राइन आदि नदी घाटियों के उपजाऊ मैदानों में भी सघन जनसंख्या मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि अपन सघन जनसंख्या के अधिवासों का वितरण देखें तो इस प्रकार का अधिवास मुख्य रूप से नदी घाटियों के उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सघन ग्रामीण अधिवास गंगा सतलज के मैदान, मालवा का पठार, विंध्याचल पठार, नर्मदा घाटी और राजस्थान में मैदानी भागों में भी इस प्रकार के आवास पाए जाते हैं। दूसरा है प्रकार अधिवास का, ग्रामीण अधिवास का दूसरा प्रकार है परकीर्ण या एकाकी अधिवास। परकीर्ण या एकाकी अधिवास ऐसे अधिवास छितरे हुए और बिखरे हुए होते हैं, इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। परकीर्ण या एकाकी अधिवास की विशेषता है आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, व्यक्ति एकाकी रूप से रहते हैं और व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। कृषि में संलग्नता, जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। इस कारण से ये क्षेत्र होते हैं, इसमें एकाकीपन अधिक पाया जाता है। लोगों के मकान होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, अधिवास छितरे हुए होते हैं। इन्हें एकाकी या छितरे हुए अधिवास भी कहते हैं। साधारणतः उन ग्रामीण अधिवासों को जिनमें घरों की संख्या बहुत कम 2-4 होती है एवं प्रत्येक घर एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें परकीर्ण या एकाकी या छितरे हुए अधिवास भी कहते हैं। इनकी मुख्य विशेषता प्रत्येक छोटा आकार, ग्रहों का एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होना, ग्रह विशेष में 1 या 2 परिवारों का रहना आदि जो है वो एकाकीपन इनमें पाया जाता है। ये उनकी मुख्य विशेषता है। विस्तृत क्षेत्र कृषि क्षेत्रों में बसे एकाकी ग्रह या वास ग्रह भी परकीर्ण अधिवास के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। परकीर्ण अधिवास अधिकतर प्रतिकूल जलवायु वाले प्रदेशों में, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में, विभिन्न घास के मैदानों में, बंजर एवं अनुपजाऊ कृषि क्षेत्रों में, विस्तृत कृषि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपने खेतों के विभिन्न कारणों से अलग अलग मकान बनाकर रहते हैं। इन्हें भी एकाकी अधिवास में ही सम्मिलित किया जाता है। अधिकतर एकाकी अधिवास वर्तमान काल में ही विकसित हुए हैं, क्योंकि प्राचीन काल में विभिन्न जानवरों के भय एवं विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण मानव समूह में रहना अधिक आवश्यक समझता था। अतः उनके अधिवास भी किसी स्थान विशेष में
सघन रूप में पाए जाते थे। वर्तमान समय में पर्किन अधिवास के विकास का मुख्य कारण विभिन्न प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों का मनुष्य के निवास के प्रतिकूल पाया जाना है। पर्किन या एकाकी अधिवास विश्व के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ प्रतिकूल प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दशाएं मानवीय निवास के प्रतिकूल हों। ये अधिकतर पूर्व सोवियत संघ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान के स्टेपी घास के मैदान प्रदेशों में स्थित होते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के प्रेरी प्रदेश, अर्जेंटीना के पंपाज, अफ्रीका महाद्वीप में वेट्स घास के मैदान, सहारा व कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में, भारत में राजस्थान के थार का मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी वन्य क्षेत्र, शिवालिक, जम्मू कश्मीर की घाटी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, ऊंची पहाड़ियों व वन क्षेत्रों में पर्किन वस्तियाँ पाई जाती है। यदि अपन राजस्थान की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में पर्किन अधिवास मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास में मुख्य रूप से जो इसमें प्राय एक केंद्रीय गांव होता है, लेकिन इसके साथ साथ गांव की सीमा के अंदर कुछ नगले हेमलेट होते हैं। ये नगले या पूर्वी विभिन्न प्रयोजन हेतु केंद्रीय गांव छोड़कर आए हुए होते हैं। एक या अनेक परिवारों का अपेक्षाकृत एक छोटा समूह होता है जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। गंगा के निचले प्रदेशों में स्थित ऐसे अधिवासों को ILC ने अर्ध सघन अधिवास कहा है। तो जो मिश्रित अधिवास होते हैं इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। ये सघन और पर्किन अधिवास के बीच की अवस्था होती है। ये मुख्य रूप से सघन अधिवास और पर्किन अधिवास के बीच की अवस्था होते हैं जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने पर आवासों की संख्या बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारक के स्थान पर पारिवारिक जो कारण हैं वो उत्तरदायी होते हैं। जैसे कोटा में सांगोद तहसील है और सांगोद तहसील का जो खुर्द गांव है वो मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। तो राजस्थान में जो सांगोद तहसील है कोटा में, उसका खुर्द गांव है वो इसका उदाहरण है। चौथा जो ग्रामीण अधिवास का प्रकार है उसको कहा जाता है अपखंडित अधिवास, या इसका पल्ली, पुराना अधिवास आदि नाम से जानते हैं। इस प्रकार का अधिवास में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उन सब का नाम एक ही रखा जाता है। बस्ती में अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। विशेषतः से का जो वितरण है वो पर्वतीय क्षेत्रों के निचली घाटी में उन खनन क्षेत्रों में इस प्रकार का अधिवास दृष्टिगोचर होता है। अपखंडित में जब किसी गांव विशेष में स्थित विभिन्न जातियों के मकान एक दूसरे से कुछ दूरी पर बसे होते हैं तो उन्हें अपखंडित अधिवास कहते हैं। लेकिन ये सभी ग्रह मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं जो दूर से देखने पर सघन अधिवास के रूप में दिखाई देता है। विश्व में अधिकतर ऐसी बस्तियां अनुपजाऊ कृषि क्षेत्रों में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई प्रदेशों में आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। इस कारण विभिन्न क्षेत्रों में ग्रह के मध्य थोड़ी थोड़ी दूरी का अंतराल पाया जाता है। राजस्थान में ऐसी बस्तियां अरावली पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में तथा ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अपखंडित अधिवास पाए जाते हैं।
अपखंडित अधिवासों में अलग अलग वासगृह एक ही बस्ती में एक दूसरे से निकट बसे होते हैं। भारत में पूर्वी बंगाल में इस प्रकार की बस्तियां मिलती है। इनके मकान एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक सामूहिक बस्ती बनाई जाती है। इस प्रकार की अखंडित बस्ती का एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियां नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के फार्म हाउस की तरह नहीं होती हैं, जहाँ श्रम विभाजन एवं कृषि सहकारिता इस प्रकार यहाँ गांव की तरह है, इसमें संबंध नहीं होते हैं। जबकि अखंडित बस्ती या अधिवास में परस्पर एक दूसरे से घर से सामाजिक संगठन में, श्रम विभाजन में तथा कृषि सहकारिता में ग्रामीण समुदाय जीवन से संबंधित होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग घर पे बैठ के खूब पढ़ाई करें, मन लगा के खूब पढ़ाई करें। आपने वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।